गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 8 मई के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने जा रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। आप चाहें तो जो टेस्ट सीरीज के लिंक्स नीचे अवेलेबल है वहाँ पर भी जाकर जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को देख सकते हैं। और चाहें तो इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा जो भी एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं, और या फिर इसे नेटमॉक की एप्लीकेशन पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज को दोबारा अगर आप करना चाहें तो। इसके बाद जो मार्किंग स्कीम है, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए मैं बता दूं, जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर 8 to 10 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस। ये आपका सेफ जोन माना जाता है बिकॉज यहाँ पे आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे हैं। 4 to 5 एमसीक्यूज जो है ये आपका अनसर्टेन जोन होता है बिकॉज 40 to 55% में प्रीलिम्स होने की ना होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट 50-50 होती है। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में चांसेस काफ़ी कम होते हैं, इसलिए नीचे के जो ये जोन है इसको डेंजर जोन कहा जाता है। कोशिश हमारी यही रहती है कि अपर टू ब्रैकेट्स में हम फॉल करें। अगर नीचे के ब्रैकेट्स में भी कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्क्स आते हैं, एक या दो बार आते हैं आपके मार्क्स तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर नीचे के दो ब्रैकेट्स में मार्क्स आ रहे हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंज लाएं अपर ब्रैकेट्स में आने के लिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। The first question is about which of the following has prepared the report Impact of Energy Efficiency Measures for the year 2018 and 19। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो रिपोर्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, प्रिपेयर कौन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस पर्टिकुलर एजेंसी ने ये रिपोर्ट को प्रिपेयर किया। नाम क्या रिपोर्ट का? इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर फॉर द ईयर 2018-19। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर देखेंगे रिपोर्ट किस बारे में, किसने इसे बनाया है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूपर, नन ऑफ द अबव। तो इन तीनों में से या फिर नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, ये किसने रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। देखिए, करेक्ट आंसर जो हमारा है वो यहाँ पे पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूपर ने इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया। लेकिन एमएनआरई और बीडब्ल्यू ये भी अपने अपने एक लेवल पर इन्वॉल्व है। किस तरीके से? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। तो अगर पूछा गया कि ये रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है तो हमारा आंसर होगा ए। अब बात करते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का क्या रोल रहता है। देखिए, बीईई का रोल रहता है कि एक थर्ड पार्टी एजेंसी को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए जो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करे, और इस केस में वो एजेंसी कौन सी है? पीडब्ल्यूसी। तो यहाँ पे बीईई क्या करता है, एक पर्टिकुलर एजेंसी को अपॉइंट करता है ताकि इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जा सके। एमएनआरई इसको रिलीज करता है और पीडब्ल्यूसी ने ये रिपोर्ट बनाई है। फिलहाल हमारा जो आंसर था वो था सी। अब इस रिपोर्ट में बताया क्या गया ये देख लीजिए। इस रिपोर्ट में बेसिकली चीजें डिस्कस करी गई हैं, जैसे कि अचीवमेंट्स क्या करी गई 2018 और 19 के दौरान, कितनी एनर्जी हमने सेव करी, कितनी एनर्जी हमने यूज़ करी, और मॉनेटरी सेविंग्स कितनी थी। अगर हम मान लें कि हमने 23.73 एनर्जी को सेव किया तो मॉनेटरी टर्म्स में उसकी क्या वैल्यू थी। एमिशन रिडक्शन के बारे में भी बात करी गई है। तो एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर ये सब जो पैरामीटर्स होते हैं उसको डिस्कशन किया गया, इवन सेक्टर वाइज भी, कि एग्रीकल्चर से हमने कितना सेव किया, इंडस्ट्री से कितना किया, ट्रांसपोर्ट से कितना किया, या म्यूनिसिपल लेवल पे कितना किया, डोमेस्टिक लेवल पे कितना किया, ये सब चीज़ों को भी इसमें डिस्कशन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ कंसर्निंग उजाला स्कीम, अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो ये जो स्कीम है इसके बारे में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें कथन सही है? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली कहती है इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016। जो उजाला स्कीम है इसको 2016 में लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव इज रिप्लेसिंग 77 करोड़ इनकैंडेसेंट लैम्प्स विद एलईडी बल्ब्स एंड टू नलीफाई द हाई कॉस्ट ऑफ एलईडीज। तो आपको पता है एलईडी जो होती है वो कंपेरेटिवली जो आपके इनकैंडेसेंट लैम्प्स होते थे, पुराने जो बल्ब होते थे, उसके कंपैरिजन में अगर पुराना बल्ब मान लीजिए 10 रुपये का आता तो एलईडी जो है उसका प्राइस 50 से 100 रुपये है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसको कैसे कवर अप किया जाए, कैसे कॉम्पनसेट किया जाए एनर्जी एफिशिएंसी करके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और 77 करोड़ इन जो आपके लैम्प्स थे, पुराने बल्ब थे, उसको रिप्लेस करने की बात करी गई है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट। तो क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा लाइटिंग प्रोजेक्ट है? हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, उजाला स्कीम में ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आप एफिशिएंसी को प्रमोट करें और यहाँ पे अवेयरनेस को भी फैलाएं। ठीक है, इसमें होगा क्या, बेसिकली बिल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को कम करके बिल्स को आप रिड्यूस करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपको एलईडी परचेज करने में हेल्प करेगा। स्कीम जो है वो फेज वाइज मैनर में ये स्टार्ट करी गई है, और इसमें आपको पता है एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी ठीक हो जाती है। लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट है, जी हाँ, ये भी हमारी स्टेटमेंट ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लाइटिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन लॉन्च करने का जो ईयर था इसका वो था 2015। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर आपका हो जाएगा
डी। ये देख लीजिए कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में जो कि अदर देन यूपीएससी जो है स्टेट सर्विस के एग्जाम है वहां पर पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूछ रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूछा गया। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। दो स्टेटमेंट दी गई है, वन बाय वन रीड करेंगे। पहली कहती है PMJAY दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफर द सम ऑफ इंश्योर्ड ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर। इसके अंदर जो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जाता है, सम एश्योर्ड जो रहता है वो 5 लाख का रहता है पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर। काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए गए हैं क्योंकि ये अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, पर फैमिली या पर इंडिविजुअल भी हो सकता है, सेकेंडरी केयर भी हो सकता है, प्राइमरी केयर भी हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ये है। सेकंड कहती है इट इज़ एन एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम दैट आइडेंटिफाइज बेनिफिशियरीज ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा। तो इसके अंदर जो डेटा यूज़ किया जाता है वो SECC का डेटा यूज़ किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए न्यूज़ क्यों थी, बिकॉज रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक डेटा रिलीज़ किया है कि नॉन कोविड प्रोसीजर्स जो हैं कहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर, वहाँ पे एक ड्रॉप देखने को मिला, अराउंड 20% ड्रॉप देखने को मिला है पिछले 3 महीनों के अंदर कि लोग जो हैं वो कम से कम प्रोसीजर्स करवा रहे हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, अब लेकिन बात करें जाए एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो ट्रीटमेंट है उसमें इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ जनरल मेडिसिन। ठीक है, इसी वजह से जो आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे जो समय श्योर रहता है वो 5 लाख ही रहता है। इसके अंदर जो ये समय श्योर दिया जाता है पर फैमिली ही दिया जाता है और सेकेंडरी केयर के लिए दिया जाता है। सेकेंडरी केयर क्या है, हम पहले इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेकेंडरी केयर से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है। अब बात करते हैं बेनिफिशरीज कैसे इसमें आइडेंटिफाई करे जाते हैं। तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा को ही लेकर यहाँ पे बेनिफिशरीज की पहचान होती है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एन सेफ मास्क के बारे में है। पूछा गया कि एन सेफ मास्क के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन एन सेफ मास्क के बारे में सही है। पहला कहता है इट इज़ ब्रेन चाइल्ड ऑफ IIT दिल्ली। IIT दिल्ली का ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है, हो सकता है इट कैन बी रीयूज्ड अप टू 50 टाइम्स। तो 50 टाइम्स तक इसको यूज़ किया जा सकता है। अभी बहुत सारे मास्क ऐसे होते हैं जिसको आप सिर्फ डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक बार आपने उसे यूज़ किया देन यू हैव टू थ्रो इट अवे, तो उसको आपको यूज़ करके फेंक देना होता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि 50 टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है इट्स अ डबल लेयर मास्क, ये एक डबल लेयर मास्क है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप है नैनो सेफ सॉल्यूशन। उन्होंने ये लॉन्च किया प्रोडक्ट को एन सेफ करके, और इसके अंदर बेसिकली 3 लेयर्स रहती है। तो डबल लेयर मास्क नहीं है, रादर 3 लेयर इसके अंदर रहती है, जिसमें से इनर लेयर होती है जो हाइड्रोफिलिक लेयर होती है, कंफर्ट के लिए होती है वो लेयर। एक फिर मिडल लेवल लेयर होती है जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोकने के लिए होती है, और सबसे बाहर की देखिए सबसे अंदर वाली तो कंफर्ट के लिए होगी, ये एंटी माइक्रोबायल हो गई, और सबसे बाहर की जो लेयर है वो किस लिए होती है, ये होती है वाटर एंड ऑयल रेपेलेंट बिहेवियर। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, कोई भी छींक मारता है आपके आगे, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो यहीं पे ही रुक जाएंगे, वो अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक इसका 3 लेयर्स का ये आप कह सकते हैं कि फंक्शन है। तो अब आते हैं मास्क की बात करें। द मास्क इज 99.2% बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। तो 99.2% तक आपको प्रोटेक्शन इसके अंदर मिलेगी, और साथ में ही ये जो है 50 टाइम्स तक यूज़ किया जा सकेगा। तो यहाँ पे पहली जो 2 स्टेटमेंट है वो तो ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, दिखने में कुछ इस तरीके से लगता है ये एन सेफ मास्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सरफेजी एक्ट के बारे में है। सरफेजी एक्ट के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं सरफेजी एक्ट के बारे में, देखेंगे वन बाय वन कि इसका आंसर क्या है। पहली कहती है इट इज़ द इफेक्टिव टूल फॉर बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकवरी। तो NPA की रिकवरी के लिए ये एक अच्छा टूल है। इट गिव्स पावर्स टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू टेक ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज प्लेज टू एनफोर्स द रिकवरी ऑफ डेट। इसके अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसको टेक ओवर कर सकते हैं अपने डेट की रिकवरी के लिए। इट एनफोर्सेज द सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट कोर्ट्स इंटरवेंशन। तो यहाँ पे कोर्ट्स को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली अपने इस जो इनका एक्ट है उसको एनफोर्स करा के अपनी रिकवरी कर सकते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्टेट लॉ एंड मल्टी स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स जो होंगे, मतलब अगर एक स्टेट का स्टेट बैंक है तो स्टेट लॉ के हिसाब से एस्टैब्लिश होगा। मल्टीपल या फिर मल्टी स्टेट लेवल का कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो जो है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सारफेजी, इसके अंदर आएगा। सारफेजी एक्ट जो है 2002 का है।
तो मल्टी स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होगी वो सरफेसी एक्ट के अंदर आएगी। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है कि क्या इसको एनपीएस की रिकवरी के लिए कोई अच्छा टूल है, ये तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा टूल होने का रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे आपको कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी प्लेज करी गई है और आपका लोन पे नहीं किया जाता है, मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी जो थी वो बैंक के पास रखी गई, मान लीजिए ये बैंक है और पैसा दिया गया, अब ये जो लोन का अमाउंट दिया गया ये रिकवरी नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो ये एनपीए बन जाएगा। तो इस केस के अंदर बैंक जो होगा वो इस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं, कोर्ट इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगी एज पर सरफेसी एक्ट। तो ये बेसिकली एक पूरी प्रक्रिया होती है जिससे कि बैंक्स के जो एनपीए होते हैं वो ईजिली रिकवर करे जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, प्रॉपर्टी के अंदर बैंक जो होते हैं उनको कोर्ट का सामना करना पड़ता है, कोर्ट इंटरफेयर करती है, जो पार्टी होती है वो कोर्ट में जाती है। बट अगर हम सरफेसी एक्ट की बात करते हैं यहाँ पे इस तरीके के इश्यूज नहीं अराइज होते हैं। तो यस, एनपीए को रिकवर करने का, एनपीए को नलीफाई करने का एक अच्छा टूल है आपका जो सरफेसी एक्ट है, इसमें कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसको यूज किया जा सकता है अपने रिकवरी ऑफ डेट के लिए। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी, आंसर विल बी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि बुद्धा के बारे में है। रिसेंटली आपको पता है बुद्ध पूर्णिमा हमने सेलिब्रेट करी थी, उसी से लेकर ये एक हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया क्योंकि आप जानते हैं करंट अफेयर्स में कुछ भी चीज़ जो न्यूज़पेपर में अपीयर करती है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, चाहे वो किसी भी स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेट करती हो। तो बुद्धा के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहली कहती है ही वॉज फ्रॉम लुम्बिनी, वो लुम्बिनी से थे। हिज फैमिली बिलोंग टू साक्या क्लैन, तो वो जो उनकी जो फैमिली थी वो किस क्लैन से आती थी या कौन सी क्लैन को वो बिलोंग करती थी, वो थी साक्या क्लैन, ये भी हो सकता है। गौतम अटेन बोधि एनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री एट लुम्बिनी बिहार, तो उनको जो एनलाइटमेंट मिली थी, गौतम किसका नाम था, बुद्धा का नाम ही था, तो उनको वो एनलाइटमेंट मिली थी अंडर अ पीपल ट्री एट लुम्बिनी बिहार, बिहार के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था तो यस ही वॉज फ्रॉम लुम्बिनी, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है और जो फैमिली थी उनकी वो भी साक्या क्लैन को बिलोंग करती थी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। लेकिन एनलाइटनमेंट की बात करें वो हुई थी पीपल ट्री के अंडर, कहाँ पर, बोध गया के अंदर। बोध गया कहाँ है, बोध गया इज ऑल्सो इन बिहार, तो लुम्बिनी इज नॉट द करेक्ट आंसर है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन इन द विलेज सारनाथ, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, एंशियंट इंडिया के अंदर पूछे जा सकते हैं कि पहला सरमन कहाँ दिया गया था, किस जगह पे, किस स्टेट के अंदर वो जगह लोकेट करती थी, और द इवेंट इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन, ये पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या था या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ क्या था। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट सरमन दिया गया था ये सारनाथ में दिया गया था, इस इवेंट को क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC कुशीनगर। डेथ के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। और इस इवेंट को क्या कहा जाता है, देखिए जो फर्स्ट सरमन का जो इवेंट है उसको क्या कहा जाता है, जो ये लास्ट में जो इसका लास्ट में जो डेथ हुई है इस पर्टिकुलर इवेंट को क्या कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड ही इज बिलीव्ड टू बी द 8th ऑफ द 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये भी पूछा जा सकता है। काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्लाइट नाउ के बारे में पूछा गया। फ्लाइट नाउ इज रिलेटेड टू, फ्लाइट नाउ किस चीज से रिलेट करता है, क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, कोई ड्रोन है, वायरस है, सुपर कंप्यूटर है, सोचिए क्या आंसर है। चलिए देखिए, रिसेंटली फ्लाइट बेस एंड एंटरप्राइज ड्रोन ऑटोमेशन कंपनी उन्होंने फ्लाइट नाउ बनाया है। बेसिकली इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स है, इसमें मल्टीपल ड्रोन्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और क्लाउड बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन के थ्रू उनको चला सकते हैं। इसमें मल्टी वीडियो लेवल फीड्स होंगी और लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है विच द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रपोज्ड क्राइटेरिया ऑफ एनुअल टर्नओवर विच इज येट टू बी फॉर्मली एक्सेप्टेड। 3 लेवल की ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, माइक्रो एंटरप्राइज, मिनी एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, और पूछा गया है कि यहाँ पर इनके एनुअल टर्नओवर की बात करें जाए तो प्रपोज क्राइटेरिया क्या है। ऐसा एक क्राइटेरिया है जिसको अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, प्रपोज किया गया है टर्नओवर के बेसिस पे। तो माइक्रो के लेवल पे 5 करोड़ की लिमिट रखी गई है, मिनी में 5 to 7.5 करोड़, 5 to 75 करोड़, मीडियम में 250 करोड़। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको पूरे को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, इनको डिफाइन करने के लिए कौन सी यूनिट माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है, वेरियस क्राइटेरिया दिए गए हैं। और ये जो क्राइटेरिया हैं ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राइटेरिया हैं अभी तक जो दिए गए हैं। लेकिन 2018 में यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक टर्नओवर से रिलेटेड क्राइटेरिया भी हम लेके आए, तो वहां पर ये जो क्राइटेरियाज थे ये रखे गए। ये जो क्राइटेरियाज रखे गए ये टर्नओवर के बेसिस पे हैं।
कि किसी भी कंपनी की टर्नओवर कितनी है उसके बेसिस पे बताया जाएगा कि वो माइक्रो है, मिनी है, मीडियम है। और अभी तक कौन से थे, वो इन्वेस्टमेंट के थे। मैं आपको एक बार इन्फोग्राफिक दिखा देता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर अगर 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट थी उसको माइक्रो माना जाता था, 25 लाख से 5 करोड़ थी तो स्मॉल माना जाता था, मीडियम 5 से 10 करोड़ को माना जाता था। सर्विस सेक्टर में क्योंकि इतनी ज़्यादा आपको एसेट्स की जरूरत नहीं होती है तो ऑफकोर्स अमाउंट जो होता है, लिमिट जो होती है कम होती है। अगर अप टू 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है उसको माइक्रो यूनिट माना जाता है, 10 लाख से 2 करोड़ की है तो स्मॉल माना जाता है, 2 से 5 करोड़ की है तो मीडियम माना जाता है। अब जो प्रपोज है टर्नओवर के बेसिस पे क्राइटेरिया माइक्रो, मीडियम, स्मॉल के लिए वो ये है, अगर अप टू 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसे माइक्रो माना जाता है, स्मॉल के लिए 5 से 75 करोड़ है और मीडियम 75 करोड़ से 250 करोड़ है। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ दी गई थी कि 5 करोड़ तक माइक्रो, 5 से 75 करोड़ तक मिनी एंड अप टू 250 करोड़ तक मीडियम इसको माना जाएगा। तो तीनों हमारी स्टेटमेंट ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे 75 टू 250 करोड़ कर लीजिएगा। अप टू 250 करोड़ का यही मतलब है कि जहां पे मिनी की लिमिट खत्म हो रही है वहां पे मीडियम की लिमिट स्टार्ट हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल टू चेंज इट्स करेंसी। तो अभी एक कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया है, उसके थ्रू इसने अपनी करेंसी को चेंज किया है। लुथीनिया है वो, अर्मेनिया है, अजरबैजान है, ईरान है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो रिसेंटली ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है जिसके थ्रू उन्होंने अपनी करेंसी को चेंज किया है। बेसिकली वो अपनी करेंसी जो है उनकी रियाल यूज़ करते हैं और इसके पीछे से उन्होंने बेसिकली जैसे ये 4 है 10,000 रियाल, ये 4 जीरोस को हटाया है और इसको कहा है नई करेंसी को तोमान। रीडिनोमिनेशन का जो प्रोसीजर है उसे यहाँ पर फॉलो किया गया रियाल से तोमान तक करने के लिए। आंसर हमारा हो जाएगा डी। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज अगेन क्योंकि ईरान न्यूज़ में था, ईरान के ऊपर ही हमने एक ज्योग्राफिक लेवल का क्वेश्चन बनाया। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ ईरान। तो ईरान जो कंट्री है इसके बॉर्डर को कौन सी कंट्री टच नहीं करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की एंड सऊदी अरेबिया। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे मैप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान टच कर रहा है, अफगानिस्तान टच कर रहा है, पाकिस्तान टच कर रहा है, कैस्पियन सी टच कर रहा है, पर्शियन गल्फ टच कर रहा है, इराक टच कर रहा है, अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, ये सभी टच कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा डी। तो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक बार विद इन 2 मिनट्स हम यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको। चलिए, सबसे पहले हमने देखा था इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19 कौन इसको प्रिपेयर कर रहा है, पीडब्ल्यूसी ने प्रिपेयर किया है। एमएनआरई इसको रिलीज करता है, बीईई इन्वॉल्व रहता है थर्ड पार्टी एजेंसी को लाने के लिए। इसमें बेसिकली वेरियस सेक्टर्स के जो हमने यहाँ पे एफिशिएंसी लेवल देखे थे। उसके बाद उजाला स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था। 70 करोड़ इनकैंडेसेंट लैंप जो है उनको रिप्लेस करने की बात करी गई, 2015 में लॉन्च किया गया था। लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन हम मूव ऑन करे थे पीएमजीआईवाई के बारे में। 5 लाख का इसमें सम इंश्योर्ड रहता है पर फैमिली और सेकेंडरी केयर प्रोवाइड करी जाती है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर आईटी दिल्ली का एक नया यहाँ पे प्रोडक्ट था एनसेफ मास्क, 50 बार इसको यूज़ किया जा सकता है। 3 लेयर का ये मास्क है और तीनों लेयर की जो यहाँ पे पर्पस थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे, कुछ इस तरीके से दिखता है। देन सारफेजी एक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। कोर्ट इंटरवीन नहीं करती है, जो भी आपके एनपीएस होते हैं उसको आप रिकवर कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। देन बुद्धा के बारे में डिस्कशन किया था। लुम्बिनी से आते हैं, साकेत क्लैन के हैं और यहाँ पे बोध गया बिहार में इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। इसके बाद डिस्कशन हमने किया था फ्लाइट नाउ के बारे में। ड्रोन्स का ये आईओडी है, दैट इज इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स प्लेटफॉर्म, जो कि सीमलेस इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद डिस्कशन हुआ था टर्नओवर के बेसिस पे जो माइक्रो, मिनी और मीडियम को हम डिफाइन करते हैं उसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे माइक्रो 5 करोड़ है, मिनी 5 से 75, मीडियम जो है वो 250 करोड़ के आसपास है। देन हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 9 को कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली अपनी करेंसी को चेंज किया। तो रियाल से तोमान पे कौन आ रहा है, ईरान आ रहा है। और यहाँ पे ईरान को कौन सी कंट्री टच नहीं करती है, वो आंसर था हमारा सऊदी अरेबिया जो है उसका बॉर्डर ईरान को टच नहीं करता है। रिवीजन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है और जो टेस्ट सीरीज़ हैं फ्री मॉक टेस्ट को ज़रूर नीचे अटैम्प्ट कर लीजिएगा। जो मार्क्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर 8 to 10 MCQs आपके करेक्ट हैं, एक्सीलेंट। अगर ऊपर के 2 ब्रैकेट्स में देन डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट में अगर आपके मार्क्स हैं देन डेफिनेटली मैं आपको यही कहूँगा कि आपने जो नोट्स बनाए उसको रिवाइज करिए, अदरवाइज इन MCQs को रिवाइज करिए और एक बार एनालाइज ज़रूर करिए कि आपकी जो रेगुलर बेसिस पे गलती हो रही है वो किस जगह पे हो रही है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत कहाँ पर है। वेरियस प्लेलिस्ट को आप ट्राई कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कोई भी आपका डाउट है उसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।